तो आप सभी का दीक्षांत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी के इस स्पेशल सेशन में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। आज हम लोग 8 क्लास के एनसीईआरटी में प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात हम लोग 2 एनसीईआरटी ऑलवेज फिनिश कर चुके हैं। एक 6 क्लास का एनसीईआरटी और दूसरा 7th क्लास का एनसीईआरटी। तो आज हम लोग 8 क्लास के एनसीईआरटी के पहले टॉपिक में चलेंगे। तो पहले उस एनसीईआरटी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक है उसका एक ऑल ओवर व्यू ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न जैसे आप पिछले क्लास में पूछते आ रहे थे उसी तरीके से, यानी कि हम लोग सेक्शन वाइज समझेंगे और जब हम आपसे कहेंगे कि अब आप प्रश्न पूछिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, क्वेरी होगी, आप उसको लिखिएगा। हम आपके चैट को देखकर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। और देखिए क्या होता है कि एक साथ कई सारे चैट आने से, प्रश्न आने से कुछ जो चैट होते हैं वो ऊपर मिस कर जाते हैं। तो ये कभी आप ध्यान में मत रखिएगा कोई भी कि सर हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं और दूसरे का देते हैं। मेरे सामने में जो जो चैट आते जाता है उसका हम हर एक का उत्तर देते हैं। तो जितना ही आप अपने आप को पढ़ाई में इन्वॉल्व रखेंगे, इनोवेटिव आइडिया रखेंगे, चीज़ों को समझने की क्षमता रखेंगे, रिमेंबर करने की क्षमता रखेंगे, उतना ही आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा करेंगे। साथ ही कल प्रश्न कई सारे थे जिसको मैंने देखा कि एलिमिनेशन प्रोसेस से बन रहे हैं, और मैं जब भी एमसीक्यू लेता हूं तो आपको एलिमिनेशन प्रोसेस की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि आप किस तरीके से इन प्रश्नों को एग्जामिनेशन हॉल में बनाए। तो हर एक तरीके से आपको तैयार रहना होता है एग्जाम पास करने के लिए, केवल पढ़ाई करने से ही नहीं होता है। तो आइए हम लोग आज के कक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जो भी आपकी क्वेरी होगी आप हमसे बेशक पूछने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम से संबंधित यदि कोई क्वेरी होगी तो जब हम लोग का क्लास का सेशन आज का समाप्त हो जाएगा उसके बाद 5-7 मिनट हम आपके जो अदर क्वेरीज होंगे एग्जाम रिलेटेड, प्रश्न ओरिएंटेड, तो हम उसके बारे में बताएंगे। और कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो रहे थे, कुछ एनालिसिस बेस्ड थे। बिल्कुल यूपीएससी के प्रश्न की यही विशेषता है कि उसमें आप 100% सभी प्रश्न डायरेक्ट नहीं जान सकते। आपको हर एक तरीका आना चाहिए प्रश्न बनाने का, एलिमिनेशन प्रोसेस आना चाहिए। 4 स्टेटमेंट है तो उसमें कौन सही है कौन गलत है कितना आप उसमें जानते हैं। तो हर एक तरीके वहां पर होते हैं आजमाने, और तब आप अच्छा वहां पर परफॉर्म कर पाते हैं। और पिछले बार का 2021 का प्रीलिम्स का कट ऑफ आपने देख ही लिया है कि जनरल कैंडिडेट का 87 नंबर से कुछ ज़्यादा था। मोरलेस कट ऑफ उसी के आसपास 2-3-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वहीं पर रहेगा। तो इस सब बारे में यदि आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो हम लोग क्लास के बाद में करेंगे। आइए हम लोग अभी कक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम लोग 8 क्लास की एनसीईआरटी का अध्ययन करने जा रहे हैं, और 8 क्लास की जो एनसीईआरटी है इसमें 6 टॉपिक है। एक टॉपिक है संसाधन यानी रिसोर्स का टॉपिक है। दूसरा इसमें टॉपिक है वो भी उसी टाइप का, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तीसरा है खनिज और शक्ति के संसाधन। चौथा है कृषि। 5वां है उद्योग और छठा है मानव संसाधन। ऑल ओवर यदि इस 8 क्लास के एनसीईआरटी की यदि हम लोग नेचर की बात करते हैं कि ये जो एनसीईआरटी है इसका जो टॉपिक है ये किस प्रकार के नेचर का है, तो सभी आप देख रहे हैं कि ये आर्थिक भूगोल के टॉपिक है। एक तरीके से इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम लोग कहते हैं इसको, आर्थिक भूगोल। और आर्थिक भूगोल में भी किस सेक्शन का, तो ये सभी संसाधन वाले सेक्शन है। और ये जितने भी टॉपिक हैं संसाधन वाले, आप मान के चलें कि ये पीटी और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रिसेंट वर्षों में यदि आप यूपीएससी के प्रश्न पत्र का एनालिसिस करते हैं मेंस का, तो मेंस में यूपीएससी का जो रुझान है वो सामाजिक आर्थिक भूगोल की ओर अधिक होता है। पीटी में भी आप देखे होंगे कि कृषि से संबंधित प्रश्न था। तो अभी एग्जाम के ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी होता है। फिजिकल भूगोल से बहुत कम प्रश्न होते हैं, यहाँ पर सामाजिक आर्थिक भूगोल से ज्यादा प्रश्न होते हैं। तो मेंस में भी आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा और पीटी में तो होगा ही। तो आज हम लोग पहला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं संसाधन रिसोर्स का, और इसमें हम लोग किस किस
विषय वस्तु को जान पाएंगे पहले टॉपिक में, संसाधन वाले में। तो सबसे पहले हम लोग जान पाएंगे कि संसाधन की संकल्पना क्या है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ जो रिसोर्सेज कहते हैं वो क्या है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर संसाधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधन, जाहिर सी बात है कि मानव निर्मित संसाधन की बात हो रही है तो प्राकृतिक संसाधन की भी बात होगी। फिर मानव संसाधन, मानव हम आप जो है वो अपने आप में एक संसाधन है, और बड़े तौर पर कहा जाए तो आर्थिक भूगोलवेता कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इज ग्रेटेस्ट रिसोर्स इन ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस। सभी संसाधनों में मानव संसाधन सर्वोपरि माना जाता है। क्यों माना जाता है ये हम आपको आगे की कक्षा में बताएंगे। जो ओल्ड एनसीईआरटी है ये हम बाद में बताएंगे कि कौन सा टॉपिक जरूरी है उसका पढ़ना हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिर संसाधन संरक्षण पर ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या है, और सतत पोषणीय विकास, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संपोषणीय विकास कहते हैं, जो काफी चर्चा में शब्द रहता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धारणीय विकास। इंग्लिश में इसके लिए हम लोग शब्द सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग इस टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि संसाधन की संकल्पना क्या है। तो जब हम लोग संसाधन की संकल्पना की बात करते हैं तो कोई भी वस्तु अथवा पदार्थ जो की पॉइंट है हम उसको सर्किल करते जाते हैं, और इसी के सहारे आपको चीजों को समझनी है। तो कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो, यानी हम यूटिलाइज कर पाए, अथवा प्रयोज्यता हो, उसे क्या बनाती है, संसाधन बनाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी वस्तु का संसाधन कहलाने के लिए यह जरूरी है कि उस वस्तु की उपयोगिता हो, वो प्रयोग में लाया जाता हो, तभी उस वस्तु को हम संसाधन कहेंगे। इसका अर्थ ये भी निकलता है अब यहां से कि ऐसा कोई भी वस्तु जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोग संभव नहीं है, जिसकी कोई प्रयोज्यता नहीं है, वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है कि उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता किसी भी पदार्थ को क्या है, मूल्य प्रदान करता है, इसलिए सभी संसाधन क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं। अर्थात जो संसाधन है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, तो जो संसाधन है सभी संसाधन क्या होते हैं, यानी कि इसकी जो उपयोगिता होती है इसे मूल्य, वैल्यू प्रदान करता है, और जितने भी संसाधन होते हैं वो मूल्यवान होते हैं। मूल्यवान किस संदर्भ में, आगे मूल्य का अर्थ क्या है यहाँ पे, तो महत्व, इंपोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, आपके जीवन में, यह है। तो मूल्य का क्या अर्थ है, महत्व। तो फिर है कि कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। धातु हो, बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे धातु है, वन से जो संसाधन हमें प्राप्त होता है वो, सागर से जो संसाधन प्राप्त होता है वो। तो बहुत से ऐसे प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, और कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। लेकिन आर्थिक मूल्य ना होते हुए भी क्या होता है, हम उसे संसाधन की श्रेणी में रख लेते हैं। कैसे, लेकिन एक मनोरम दृश्य का अर्थ है कि जो आपके मन को भाता है, जो आपको हर्षित करता है, जो आपको प्रफुल्लित करता है, वो एक मनोरम दृश्य। जैसे कोई प्राकृतिक दृश्य देख के आप बहुत ही क्या होते हैं, खुश मिजाज हो जाते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, अंदर से आनंद को महसूस करते हैं, वो मनोरम भूदृश्य है। आर्थिक महत्व नहीं होता, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमने संसाधन के बारे में लिखा है, इसका अर्थ ये निकलता है, ध्यान से आप सुनिएगा, इसका निष्कर्ष क्या है कि संसाधन जो होता है प्रकृति प्रदत्त ऐसा पदार्थ या वस्तु जो मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, और जो मानव के सांस्कृतिक आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में, राजनीतिक विकास में सहायक हो, हम उसे संसाधन कहते हैं। तो हम संसाधन के की पॉइंट को लिखते हैं,
तो सबसे पहले संसाधन क्या है? तो संसाधन प्रकृति प्रदत्त ऐसा कोई भी पदार्थ है जो क्या करता हो, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, हमारी आवश्यकताओं की क्या करता हो, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। तो हमारी आवश्यकताएं क्या हो सकती है? हमारी आवश्यकताएं राजनीतिक क्षेत्र में हो सकती है, हमारी आवश्यकताएं सामाजिक क्षेत्र में हो सकती है, आर्थिक क्षेत्र में हो सकती है, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो सकती है। तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और हमारे किस में? तो हमारे सांस्कृतिक विकास में सहायक हो। किसके विकास में सहायक हो? सांस्कृतिक विकास में क्या हो? सहायक हो। तो हम उसे क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। इसका अर्थ इस दो लाइन से यह भी निकलता है कि प्राकृतिक प्रदत्त कोई भी पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति ना करता हो, जो हमारे सांस्कृतिक विकास में सहायक ना हो, हम उसे संसाधन नहीं कहेंगे। तीसरा पॉइंट जो निकलता है वो ये निकलता है कि किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता होती है, यानी कि जो हम उसमें यूटिलाइज करते हैं, उपयोगिता या प्रयोज्यता होती है, वो उसे क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। जो उपयोगिता या प्रयोज्यता होती है वो उसे क्या बनाता है? संसाधन बनाता है। और उपयोगिता और प्रयोज्यता का अर्थ है कि कोई भी वस्तु यूजफुल कब होगा? जब उसमें गुणवत्ता होगी, क्वालिटी होगी। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि किसी भी वस्तु की जो गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है, वो उसे संसाधन के रूप में बदलता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि ये हमारे पास बोर्ड मार्कर है। अब ये बोर्ड मार्कर हमारे लिए अभी संसाधन है। क्यों हमारे लिए संसाधन है? क्योंकि ये बोर्ड पर लिखने में सक्षम है, इसकी क्वालिटी है कि जब हम इसे बोर्ड पर लिखते हैं तो ये हमारा काम करता है, तो ये हमारे लिए संसाधन है। लेकिन अगर यही मार्कर ये काम करना बंद कर दे तो फिर ये हमारे लिए इसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। तो प्रत्येक वस्तु की जो गुणवत्ता होती है वो उसे संसाधन में कन्वर्ट करता है। तो वस्तु की गुणवत्ता, फिर साथ ही साथ क्या होता है कि जो संसाधन होते हैं वो क्या होता है? उसका मूल्य होता है। अर्थात संसाधन जो होते हैं वो क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। मूल्यवान होते हैं यानी कि कोई भी संसाधन जो होता है इसका क्या होता है? महत्व होता है। मूल्य का अर्थ है यहाँ पर महत्व। और महत्व किस तरीके से हो सकता है? तो किसी भी संसाधन का राजनीतिक महत्व या यूज हो सकता है हमारे लिए। दूसरा हमारे लिए क्या हो सकता है? सामाजिक हो सकता है। तीसरा हमारे लिए क्या हो सकता है? आर्थिक। वैसे नॉर्मली आर्थिक सेंस में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम ब्रॉडर सेंस में लेते हैं, लेकिन इसका क्या हो सकता है? सांस्कृतिक महत्व हो सकता है। तो संसाधन जो होते हैं, जैसे प्रकृति प्रदत्त भी बहुत सारी वस्तुएं होती है जो आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं और आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं भी होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे आप मान लो कि धातु खनिज है, ये हमारे लिए क्या है? आर्थिक रूप से मूल्यवान है। ये आर्थिक रूप से क्या है? मूल्यवान है। लेकिन अगर कोई मनोरम भूदृश्य है, मनोरम दृश्य है, तो मनोरम दृश्य देखकर क्या होता है? इसका आर्थिक मूल्य तो कोई नहीं होता है, लेकिन आर्थिक मूल्य ना होते हुए भी इसका नैतिक महत्व होता है, हमारे हेल्थ को बढ़ाने वाला होता है, हमें खुश रखने वाला होता है। तो खुशी भी तो हमारी आवश्यकता है ना। तो इस संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो एक मनोरम भूदृश्य भी एक संसाधन होता है, हालांकि इसका आर्थिक महत्व कम होता है। इसके अलावा जैसे देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में या ग्रामीण समाज में कई दादी के नुस्खे होते हैं, आप किताब में पढ़ते होंगे, दादी के नुस्खे होते हैं जो मूल रूप से क्या होता है कि संसाधन के रूप में नहीं होते हैं, यानी कि आर्थिक मूल्य उसका नहीं होता। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में गाया जाने वाला जो सॉन्ग होता है, जिसको आप एक तरीके से कह सकते हो लोकगीत है, ठीक है ना। तो जो लोकगीत होता है या फोक सॉन्ग होता है या कोई भी ऐसा उत्पाद है जिसका आर्थिक मूल्य क्या होता है? नहीं होता है। लेकिन जब उसी दादी के नुस्खे को, लोक संगीत को या इस तरह के किसी भी चीज को किसी कंपनी के द्वारा क्या होता है? पेटेंट करा लिया जाता है। और जब वो पेटेंट करा लिया जाता है और पेटेंट करने के बाद उसमें वो क्या करता है? कुछ चेंजिंग ला देता है और उसे उत्पाद के रूप में मार्केट में लॉन्च कर देता है, तो वो काफी मूल्यवान संसाधन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये लेकिन लोकगीत या इस तरीके के जो भी नुस्खे होते हैं उनका आर्थिक मूल्य तो कम होता है, लेकिन उनका सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व काफी अधिक होता है। तो इसलिए ये संसाधन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तीसरा, चौथा आपको यह भी ध्यान में रखना है, चौथा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि संभव है कि आज जो कुछ वस्तु है, आज जो वस्तु या पदार्थ, आज जो वस्तु या पदार्थ है, पदार्थ संसाधन नहीं है, ठीक ना, ये भी ध्यान में रखेंगे, संसाधन नहीं है। कल वह संसाधन हो सकता है, कल वह क्या हो सकता है, कल वह संसाधन हो सकता है, कल वह संसाधन हो सकता है। इसका अर्थ यही जो मैंने उदाहरण दिया आपको कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का या सामाजिक जीवन का ऐसा चीज है जो वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, या हो सकता है उसको यूज करने वाला टेक्नोलॉजी अभी विकसित नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले समय में उसका यूज संभव है और फिर वो क्या हो सकता है, संसाधन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस लाइन से यह भी निकलता है कि जो कोई पदार्थ आज संसाधन नहीं है, कल वो संसाधन हो सकता है। तो इसका अर्थ ये भी निकलता है कि संसाधन जो है एक गत्यात्मक संकल्पना है। कैसी संकल्पना है? तो संसाधन जो है एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ये स्टैटिक संकल्पना नहीं है। और संसाधन जो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ये दो चीजों के संदर्भ में डायनेमिक होता है। किस संदर्भ में? तो एक समय संसाधन को गतिशील बनाता है, और समय के साथ जो टेक्नोलॉजी होता है, जो प्रौद्योगिकी होता है, वो इसे क्या करता है, गतिशील बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप जान लो कि आज से 100 वर्ष पहले हम यदि चले जाएं, तो आज से 100 वर्ष पहले हमें ये नहीं पता था कि हम जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, जल से, पवन से पवन ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, सौर से सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन आज हम चूंकि 100 साल 200 साल पहले जब हम थे, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी उस तरह की नहीं थी कि हम सौर ऊर्जा को सौर रोशनी को सूर्य ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकें, जल को जल विद्युत में कन्वर्ट सकें, फिर जो है सो पवन को पवन ऊर्जा में कन्वर्ट कर सके। ये 100-150 साल पहले हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं था। लेकिन आज हमारे पास क्या है, प्रौद्योगिकी है। तो हम उसी नदी के जल से जल विद्युत उत्पादन कर लेते हैं, जिससे 100 वर्ष पहले नहीं होता था। हम उसी पवन से पवन ऊर्जा का उत्पादन कर लेते हैं, हम उसी सूर्य की रोशनी से सौर ऊर्जा का उत्पादन भी कर लेते हैं। दैट्स व्हाई रिसोर्सेज इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। और ये किस संदर्भ में गतिशील होता है? तो समय और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में गतिशील होता है। तो संक्षिप्त में, हालांकि संसाधन के और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हैं, संक्षिप्त में संसाधन क्या है सभी को समझ में आ गया? संसाधन क्या है सभी को आगे समझ में? और ये मेंस में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना, कि संसाधन की संकल्पना क्या है। तो इतना ध्यान में आपको रखना है। अब आप आ जाओ संसाधन का प्रकार। तो एक दो तरीके से हमने संसाधन का यहां पर क्लासिफिकेशन किया है। एक जो सामान्य वर्गीकरण है वो, और एक विशिष्ट वर्गीकरण होगा जो आगे वाले पेज पर आ जाएगा। तो सामान्य वर्गीकरण में हमने संसाधन को 3 कैटेगरी में रखा है। एक प्राकृतिक संसाधन है, एक मानव निर्मित संसाधन है, एक मानवीय संसाधन है। यानी कि हम आप जो हैं वो क्या है, एक प्रकार के संसाधन के रूप में भी हैं। हम लोग संसाधन हैं या नहीं, ये बताइए आप लोग। तो प्राकृतिक संसाधन हम लोग किसको कहेंगे? सबसे पहले जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जो संसाधन किससे प्राप्त होते हैं? जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और ना केवल प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नहीं, पवन उस समय संसाधन वो दूसरे रूप में मान सकते हैं, लेकिन जिस रूप में आज हम पवन से ऊर्जा का उत्पादन कर लेते हैं, उस समय पवन तो हमारे लिए हमेशा, चूंकि हमें सांस लेते हैं तो ये ध्यान में रखना है। लेकिन
उस समय हम उसे ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे, ठीक ना। तो जो प्रकृति से प्राप्त होता है, और ना केवल प्रकृति से प्राप्त होता है, दूसरा जिसको हम बहुत अधिक संशोधन किए बिना, बहुत अधिक संशोधन किए बिना प्रयोग में ले आते हैं, बहुत अधिक संशोधन किए बिना, बहुत अधिक संशोधन किए बिना प्रयोग में ले आते हैं, यूज में ले आते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। अर्थात वह संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, दूसरा न केवल प्रकृति से प्राप्त होता है बल्कि प्रकृति से प्राप्त होता है लेकिन हम उसे बहुत अधिक संशोधन नहीं करते हैं, बल्कि जिस रूप में प्राप्त होता है लगभग उसी रूप में उसको यूज कर लेते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे आप देखो कि एक उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, जैसे मृदा है, खनिज है, ये सब क्या है, सब प्राकृतिक संसाधन है। मृदा है, खनिज है, जल है, इस तरीके से जो चीजें हैं वो हमें प्राकृतिक संसाधन के रूप में हम, नदियां हैं, सभी कुछ। मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, तो वह संसाधन जो मानवीय कौशल का परिणाम है, जो मानवीय किसका परिणाम है, मानवीय कौशल का परिणाम है। यहां पर मानवीय कौशल के परिणाम का अर्थ है कि प्रकृति से जो हमें कोई पदार्थ मिलता है उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ चेंजिंग ले आते हैं, और प्रकृति से प्राप्त पदार्थ में जो हम लोग चेंजिंग ले आते हैं वो मानवीय कौशल का परिणाम है। इसका अर्थ है कि प्रकृति से प्राप्त पदार्थ में, प्रकृति से प्राप्त पदार्थ में परिवर्तन कर उपयोग में लाना, परिवर्तन कर उपयोग में क्या करना, उपयोग में लाने लायक बनाना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मानवीय संसाधन कहेंगे, मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। कि जैसे कुछ चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त हुई और प्रकृति से प्राप्त हुआ लेकिन हम उसे उसी रूप में ना यूज करके उसमें कुछ चेंजिंग कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लौह इस्पात है। तो लौह इस्पात क्या है, प्रकृति से हमें इसके लिए क्या होता है, कच्चे माल की प्राप्ति होती है लोहा के रूप में, और कच्चे माल के रूप में जो प्राप्त होता है लोहा के रूप में, उसमें हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग लाके, कुछ परिवर्तन लाके उसको लौह इस्पात में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो अन्य चीजों के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। तो वह संसाधन जो मानवीय कौशल का परिणाम है, यानी कि उसके द्वारा उसमें परिवर्तन लाया गया है, और किस में परिवर्तन लाया गया है, तो प्रकृति से प्राप्त पदार्थ में उसको उपयोग में और बेहतर तरीके से उपयोग में लाने लायक बनाने के लिए हमने क्या किया, उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग कर ली है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। और जैसे लौह इस्पात है, कच्चे लोह हम प्राप्त करते हैं खनन करके प्रकृति से, और फिर उसमें कुछ चेंजिंग ला के हम लोग क्या करते हैं, उसे स्टील के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। मानवीय संसाधन का अर्थ है कि हम आप जो है एक संसाधन के रूप में है। इसमें से सभी लोग लिखेगा कि कौन अपने आप को संसाधन समझता है और कौन अपने आप को बोझ समझता है। तो देखो, जैसे मैंने पहले ही कहा कि प्रकृति में सभी संसाधनों में यदि आप देखोगे तो मानव संसाधन सर्वोपरि संसाधन कहलाता है। आर्थिक भूगोल वेता जिमरमैन है, जिमरमैन का कहना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि प्रकृति में जितने भी संसाधन है उसको उपयोग में लाने लायक बनाने के लिए मानव की जो सोच है, जो उसकी ज्ञान है, जो उसका अनुसंधान है, जो उसकी कौशल है, जो बुद्धि है, वही उसको यूटिलाइज करता है। आज अरबों खरबों के में गणना करने वाला जो है सुपर कंप्यूटर का विकास कौन करता है? मानव ही करता है। तो निसंदेह ह्यूमन रिसोर्स जो मानव जो है अपने आप में एक संसाधन है, लेकिन
संसाधन मानव कैसे है, तो मानव का जो ज्ञान है, ज्ञान के साथ साथ मानव की जो बुद्धि है, बुद्धि के साथ साथ मानव के द्वारा जो शोध करने की क्षमता है, मानव का जो कौशल है, कौशल डेवलपमेंट कौशल है, साथ ही साथ इसकी जो शिक्षा है, और साथ ही साथ जो है मानव का जो स्वास्थ्य है, ये सभी क्या है, मानव को एक बेहतर संसाधन में बदलने के लिए आवश्यक है। क्योंकि यदि आपके पास ज्ञान है, ज्ञान के साथ बुद्धि है, शोध करने की क्षमता है, अनुसंधान करने की क्षमता है, कौशल है यानी कि आप में स्किल्ड है, फिर शिक्षित है, और सबसे जरूरी है कि आप स्वस्थ हैं, तो ये सारी चीजें ऐसे हैं जो मानव को क्या बनाते हैं, एक रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हम आप भी क्या है, एक संसाधन के रूप में है, लेकिन हम आप एक संसाधन के रूप में कब बेहतर होंगे, तो जब हमें ज्ञान हो, बुद्धि हो, शोध करने की कैपेसिटी हो, हमारा स्किल डेवलपमेंट हो जाए, हमारे पास अच्छी शिक्षा हो, हमारे पास स्वास्थ्य हो, तो फिर हम क्या होते हैं, एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल संसाधन को हम लोग तीन भागों में रखते हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज, एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और खुद जो मानव अपने आप में क्या है, एक संसाधन और सर्वोपरि संसाधन है। क्योंकि प्रकृति में जो भी हम संसाधन यूज कर रहे हैं आज, वो सब मानव के सोच और उसके बुद्धि पर निर्भर करता है। जैसे मैंने कहा कि आज अमेरिका में सबसे अधिक तीव्र गति से गणना करने वाला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ है मान लो, तो ये गणना करने वाला कंप्यूटर कौन बनाया, मानव का जो ज्ञान है, सोच है, वही बनाया है। तो इसलिए सर्वोपरि संसाधन के रूप में ह्यूमन रिसोर्स को माना जाता है। इसलिए कोई किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है वो बोझ के रूप में नहीं होता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको एक संसाधन में कन्वर्ट करने के लिए उस पर कितना खर्च कर रहे हैं, उस पर कितना शिक्षा पर, कितना स्वास्थ्य पर, कितना स्किल डेवलपमेंट पर खर्च कर रहे हैं, ताकि वो एक रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट हो सके। ये हो गया। इसके अलावा नॉर्मल जो हम लोग संसाधन का क्लासिफिकेशन करते हैं वो चार प्रकार से होता है। एक होता है विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन, दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, तीसरा होता है वितरण के आधार पर संसाधन, और चौथा जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होते हैं वो हो जाएंगे। विकास और उपयोग के आधार पर आगे चलकर आप देखेंगे कि संसाधन को मुख्य रूप से दो वर्गों में रखा गया है। ठीक इसी तरीके से उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन को दो वर्गों में हम लोग रखते हैं। वितरण के आधार पर भी संसाधन को मुख्य रूप से दो वर्गों में रखते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन है, यानी इस दृष्टिकोण से भी संसाधन को दो क्लास में रखेंगे। तो विकास के आधार पर और उपयोग के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार का है। इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संसाधन, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन। तो विकास और उपयोग के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संसाधन, और दूसरा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जैविक संसाधन, बायोटिक, और दूसरे होते हैं अजैविक संसाधन, एबायोटिक रिसोर्सेज। वितरण के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिसको हम लोग कहेंगे सार्वभौमिक संसाधन, यानी कि ऐसा संसाधन है जो सभी स्थानों पर उपलब्ध है, सार्वभौमिक संसाधन। और दूसरा हो जाएगा अस्थानिक संसाधन। तो वितरण के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं, सार्वभौमिक और अस्थानिक। और जो ऊर्जा की प्रकृति होती है उसके आधार पर ये दो प्रकार के, एक नवीकरणीय संसाधन होता है और दूसरा क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन होता है। तो आओ सबसे पहले हम लोग देखते हैं विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन। तो विकास और उपयोग के आधार पर जो संसाधन होते हैं, जैसे आपको बताया दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संसाधन होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, संभाव्य। तो वास्तविक संसाधन का अर्थ होता है ऐसा संसाधन
जो वर्तमान में यूज में लाया जा रहा है। किसमें? वर्तमान में यूज में लाया जा रहा है, यूज में या प्रयोग में लाया जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन कहते हैं। और ना केवल वर्तमान में यूज में या प्रयोग में लाया जा रहा है, बल्कि इसका भंडारण भी ज्ञात है। इसका क्या है? भंडारण ज्ञात है। भंडारण ज्ञात है, नोन है कि कितना इसका भंडारण है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसका कुछ उदाहरण आप ले लो कि वास्तविक संसाधन का 2 की लाइन आपको याद रखना है। 2 की लाइन में क्या आपको बताया कि एक है कि ऐसा संसाधन जो वर्तमान में प्रयोग में लाया जा रहा है हमारे आपके द्वारा, और दूसरा है जिसका भंडारण भी हमें ज्ञात है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कि जैसे महाराष्ट्र पठार या दक्कन पठार में जो काली मृदा है, ब्लैक सॉइल है, दक्कन पठार में काली मृदा, तो जो दक्कन पठार में काली मृदा है, ये हम क्या कर रहे हैं? यूज में ला रहे हैं इसको। और ये कितने क्षेत्रों में है, भारत में कितने एरिया में काली मृदा का विकास है, ये सब हमारे पास इसकी जानकारी है। इसी तरीके से जैसे आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे भारत में ज्वारीय ऊर्जा है, टाइडल एनर्जी है, तो ज्वारीय ऊर्जा हम यूज भी कर रहे हैं, और भारत में ज्वारीय ऊर्जा की कितनी संभावना है, पोटेंशियल कितनी है, और किन किन क्षेत्रों में ये हो सकता है, ये सारे हमारे पास एस्टिमेटेड एक कैलकुलेशन है। तो हम इसे क्या कहेंगे? एक तरीके से वास्तविक संसाधन के रूप में जानते हैं। विश्व स्तर पर जाओगे तो जैसे जर्मनी का रूर प्रदेश है, क्या है? रूर रीजन, जर्मनी का रूर प्रदेश। तो जर्मनी का जो रूर प्रदेश है, यहाँ पर कितनी लौह अयस्क है, कितनी कोयला है, ये सभी क्या है? हमें इनको पता है। तो इसलिए जो है सो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, संभाव्य संसाधन, ठीक इसके लगभग अपोजिट में आपको ध्यान में रखना है कि अभी वो क्या है, संसाधन किस तरीके का है। तो दूसरा, संभाव्य संसाधन का अर्थ है कि जो वर्तमान में प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, वर्तमान में प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, नहीं लाया जा रहा है। दूसरा इसका अर्थ होता है जिसका जिसका कुल भंडार कितना है ये भी ज्ञात नहीं है। कुल भंडार ज्ञात नहीं है, कुल भंडार ज्ञात नहीं है, लेकिन संभाव्य है ना, लेकिन भविष्य में इसका यूज हो सकता है। लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है? भविष्य में यूज हो सकता है, हमारे आपके सांस्कृतिक सामाजिक विकास में सहायक हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन कहते हैं। तो भविष्य में 3 की पॉइंट याद रखेंगे कि प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है वर्तमान में, जिसका कुल भंडारण ज्ञात नहीं है कि कितना है, वो एस्टिमेटेड। और तीसरा है कि भविष्य में यूज हो सकता है, तो हम इसे क्या कहेंगे? संभाव्य संसाधन कहेंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए देखो कि हमारे यहाँ क्या है ना कि बड़े पैमाने पर थोरियम है। यूपीएससी में कल पूछा भी था इससे प्रश्न। यूपीएस थोरियम का एक विशाल भंडार है हमारे पास, ठीक ना। लेकिन हमारे पास अभी उस तरीके की टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाई है जिससे कि हम थोरियम से ऊर्जा का उत्पादन करें। तो ये हमारे लिए एक संभाव्य संसाधन है। इसी तरीके से जैसे लद्दाख के क्षेत्र में जो है ना यूरेनियम का भंडार मिला है, तो लद्दाख के क्षेत्र में यूरेनियम का भंडार मिला है। अभी हम इस यूरेनियम को यूज नहीं कर पा रहे हैं, कितना वहां पर है ये भी पूरी तरीके से ज्ञात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम इसे यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से बिहार में बड़े पैमाने पर सोने का भंडार मिला है, ठीक ना। तो अभी ये माइनिंग नहीं हो रही है, हम इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा कि हम जरूर इसका यूज करेंगे और फिर ये हमारे लिए संसाधन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 तरीके का, हालांकि हम आपको अभी बता देते हैं कि जब आप 10वें 11वें के क्लास में जाएंगे
तो संसाधन का क्लासिफिकेशन और तरीके से भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो एक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैविक संसाधन कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, अजैविक संसाधन कहते हैं। तो जैविक संसाधन हम लोग किसको कहेंगे, इसमें मूल रूप से क्या शामिल है, इसमें सजीव वस्तुएं शामिल है। सजीव वस्तु या पदार्थ आप कह लो, सजीव वस्तु या पदार्थ शामिल होता है, यानी कि जिसमें जीवन है और जीवन वाले चीजों से हमें जो संसाधन मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैविक संसाधन कहते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे जीव जंतु हुए, जीव जंतु जो वन प्राणी होते हैं और जो वनस्पति है, इनसे जो हमें संसाधन की प्राप्ति होती है इसे हम लोग क्या कहेंगे, जैविक संसाधन के रूप में कहते हैं। जैसे पौधे से हमें ईंधन मिलता है, चारा मिलता है, कई प्रकार के जो है सो गोंद लाह इस तरह की चीजें हमें मिलती हैं। और तीसरा क्या है कि जो जंतु है वो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से लाभ देते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जंतु से हमें दुग्ध की प्राप्ति होती है, मांस की प्राप्ति होती है, खाल की प्राप्ति होती है, ऊन की प्राप्ति होती है, जो हम संसाधन के रूप में यूज करते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से भी वो हमारे लिए पर्यटन के स्रोत होते हैं, नेचुरल ब्यूटी के स्रोत होते हैं। तो इससे जो संसाधन प्राप्त होता है इनको हम लोग क्या कहेंगे, बायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे, जैविक संसाधन कहेंगे। अजैव संसाधन क्या होगा, इसके अंतर्गत हम लोग किसको रखेंगे, वह संसाधन जो निर्जीव वस्तु से प्राप्त होता है, निर्जीव वस्तु या संसाधन। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या रखते हैं, निर्जीव वस्तु या संसाधन को रखते हैं जो अजैव संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि जिसमें जीवन नहीं है और उससे जो हमें संसाधन प्राप्त होता है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से अजैव संसाधन हो जाएगा। जैसे आप उदाहरण के लिए ले सकते हो, जैसे कि जो खनिज है, तो खनिज हो जाएगा, खासकर खनिज में किस प्रकार का, जो धात्विक और जो अधातु खनिज होता है, वो जो मृदा है वो भी इसी प्रकार का अजैव संसाधन है। जो चट्टान है जिससे हमें कई प्रकार की खनिजें मिलती है, ये सब क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैविक और अजैविक संसाधन के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, ये ध्यान में रखेंगे। जैसे नेचुरल ब्यूटी है, नदी का जल है, ये सब क्या हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन जो होता है ये तो आप पढ़ते ही होंगे। तो नवीकरणीय संसाधन हम लोग किसको कहते हैं, बेसिकली सबसे पहला है कि नवीकरणीय संसाधन को एक तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। ना केवल हमें अक्षय ऊर्जा कहते हैं बल्कि इसका अर्थ है जो क्या होता है कि शीघ्र, ऐसा संसाधन जो शीघ्र क्या होता है, नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाता है। ऐसा संसाधन जो शीघ्र नवीनीकृत अथवा या पुनः पूरित हो जाता है। अतः पुनः पूरित हो जाता है, रिसाइकिल कहेंगे इसको, पुनः पूरित हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और साथ ही साथ क्या है कि इसमें बेसिकली ये होते हैं कि जिसका मानवीय क्रियाकलापों का बहुत फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ये एक तरीके से हैं ऐसे संसाधन जिन्हें हम प्रौद्योगिकी के द्वारा दोबारा प्रयोग में ले आ सकते हैं। प्रौद्योगिकी के सहारे क्या कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी के द्वारा पुनः प्रयोग में लाए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं, पुनः प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे अब आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जो पवन से जो हम ऊर्जा बनाते हैं, विंड एनर्जी हो जाएगा, सौर ऊर्जा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा।
सौर ऊर्जा हुआ। इसके अलावा जो समुद्र से ऊर्जा का निर्माण होता है जिसको ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, तरंग ऊर्जा कहते हैं, ओशन थर्मल कन्वर्जेंस एनर्जी होता है, ये सब हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो नवीकरणीय ऊर्जा जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो शीघ्र नवीनीकृत हो जाते हैं अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं और जिसका हम प्रौद्योगिकी के द्वारा पुनः प्रयोग में ला सकते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा। ये अक्षय ऊर्जा, अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त नहीं होने वाले होते हैं, उसे अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे पवन है, सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ये हो जाएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा या संसाधन किसको कहेंगे हम लोग, जो क्या होते हैं कि ऐसा जो शीघ्र नवीनीकृत नहीं हो पाते, जो शीघ्र क्या होता है, नवीनीकृत नहीं हो पाते, जो शीघ्र नवीनीकृत नहीं हो पाते, एक तो ये याद रखेंगे। अथवा क्या होगा, पुनः पूरित नहीं हो पाते, पुनः पूरित नहीं हो पाते। इस लाइन का एक अर्थ और निकलता है इसका, और इसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि जिसको दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, दोबारा प्रयोग में हम आप नहीं ला सकते, प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। क्या किया जा सकता, दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। किसके सहारे, तो प्रौद्योगिकी के सहारे हम उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला है, उसी तरीके से जैसे पेट्रोलियम है, जो भी जैविक ईंधन हो जाएगा पेट्रोलियम है। इसी तरीके से जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैसेज हैं, इनको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं इन्हें। हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पहले लाइन में जैसे मैंने कहा कि एक लाइन इसमें और समाहित है कि जो शीघ्र नवीनीकृत नहीं हो पाते हैं अथवा पुनः पूरित नहीं हो पाते हैं, यानी कि ये जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनके पुनः पूर्ति होने में बहुत लंबा समय, हजारों लाखों वर्षों का समय लग जाता है, क्योंकि ये फॉसिल से बनते हैं, जीवाश्म से बनते हैं, और फिर इन्हें कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के बनने में हजारों लाखों वर्षों का समय लग जाता है। तो ये शीघ्र नवीनीकृत नहीं होते अथवा पुनः पूरित नहीं हो पाते हैं और दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, या कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया। इसके अलावा क्या है कि चौथा जो क्लासिफिकेशन है वो है वितरण के आधार पर। एक है सर्वव्यापक या सार्वभौम संसाधन और दूसरा है स्थानिक संसाधन। नाम से ही क्लियर है कि वह संसाधन जो पृथ्वी पर सभी स्थानों पर उपलब्ध है, जो पृथ्वी पर सभी स्थानों पर, पृथ्वी पर सभी स्थानों पर समान रूप से, सभी स्थानों पर समान रूप से सभी के लिए उपलब्ध है। सभी के लिए क्या है, हमारे लिए भी आपके लिए, सभी के लिए उपलब्ध है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्वव्यापक या सार्वभौमिक संसाधन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल सोच के आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। सर्वव्यापक या सार्वभौमिक संसाधन हम लोग किसको कहेंगे, तो ऐसा संसाधन जो पृथ्वी पर सभी स्थानों पर, देखो इसमें जो की वर्ड सब है उसको सर्किल करता हूं, सभी स्थानों पर समान रूप से, इक्वली, और सभी के लिए उपलब्ध है, हमारे लिए भी आपके लिए भी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सार्वभौमिक संसाधन कहेंगे। तो इसका क्या होगा, तो पृथ्वी पर सभी स्थानों पर समान रूप से सभी के लिए उपलब्ध है, वो एक संसाधन क्या है, तो वायु है। ये वायु जो है पूरे पृथ्वी पर है, बाकी जितने भी संसाधन है वो सभी संसाधन क्या है, असमान रूप से वितरित हैं। मून थोड़े है तो पृथ्वी पर है ना, मून पृथ्वी पर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। जल भी सभी जगह पर उपलब्ध नहीं है, ठीक ना, मृदा भी सभी जगह पर उपलब्ध नहीं है सभी के लिए, मिट्टी भी सर्वव्यापक संसाधन नहीं है। वायु जो है वो सर्वव्यापक है, ठीक ना।
ठीक है ना। और स्थानिक संसाधन किसको कहेंगे? जो पृथ्वी पर, ऐसा संसाधन जो पृथ्वी पर कहां पर है? स्थान विशेष पर ही उपलब्ध है। ऐसा संसाधन जो पृथ्वी पर स्थान विशेष पर उपलब्ध है, स्थान विशेष पर उपलब्ध है, रीजनली तौर पर ही अवेलेबल है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्थानिक संसाधन कहेंगे। यानी कि जो हर एक जगह उपलब्ध नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्थानिक संसाधन कहेंगे। ये ध्यान में आपको रखना है। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? जैसे जो खनिज संसाधन है, तो खनिज संसाधन जो है ये क्या है? स्थानिक संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे लौह अयस्क है, सोना है, चांदी है, हीरा है, इस तरीके के जो भी चीजें हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थानिक संसाधन कहते हैं। जो जीवाश्म ऊर्जा होता है उसको भी आप स्थानिक संसाधन कह सकते हो। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जगह नहीं पाए जाते हैं, स्थान विशेष पर पाए जाते हैं। तो सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन को इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अभी हम लोगों ने संसाधन को दो तरीके से अध्ययन कर लिया। एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन क्या संसाधन का? नॉर्मल क्लासिफिकेशन तीन प्रकार से किया: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानवीय संसाधन। विशिष्ट वर्गीकरण में हम लोगों ने क्या किया? चार प्रकार से वर्गीकरण किया था। पहला वर्गीकरण उसमें क्या था? तो जो वास्तविक संसाधन, और दूसरा संभाव्य संसाधन। दूसरा उसमें क्या वर्गीकरण था? तो जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। फिर तीसरा जो था क्या था? नवीकरणीय और नवीकरणीय। और चौथा सर्वव्यापक और संभाव्य संसाधन। तो ये इसका क्लैरिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन, विश्लेषण है। अब इसमें यदि आपके पास कोई डॉट है तो आप पूछ सकते हैं। सामने लिखा हुआ है आपके पास सर्वव्यापक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन का अर्थ है जो सभी स्थानों पर उपलब्ध है। आपके पास भी है, हमारे पास भी है, राम के पास भी है, रहीम के पास भी है। ठीक ना? क्लियर है सभी का? कोई डॉट तो अभी आप पूछ सकते हो, जो बताए हैं उससे रिलेटेड यदि कोई डॉट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है संसाधन वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। संसाधन वितरण, जैसे अभी आपने वितरण के आधार पर संसाधन को दो भागों में देखा है। विशाल भदौरिया लिखता, हर इंसान संसाधन कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि आप अपने आप को संसाधन नहीं मानते हो क्या भदौरिया जी? आप ये कहो कि व्यक्ति में संसाधन की क्वालिटी कम और अधिक हो सकती है। ठीक ना? व्यक्ति में क्वालिटी अलग, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने आप में संसाधन है। यदि उसमें आपको, जैसे आप श्रमिक को ही देखते हैं, कोई स्किल्ड श्रमिक होता है, कोई नॉन स्किल्ड होता है, कोई खेती करने वाला होता है, हर एक की क्षमताएं अपनी अपनी। और जैसे मैंने बताया कि मानव को संसाधन में कन्वर्ट करने वाला क्या है? मानव को संसाधन में कन्वर्ट करने वाला होता है उसके ऊपर निवेश कितना हो रहा है, यानी उसके स्वास्थ्य पर कितना निवेश हो रहा है, उसके शिक्षा पर कितना निवेश हो रहा है, उसके कौशल विकास पर कितना निवेश हो रहा है, यही उसको संसाधन में बनाता है। और मानव का संसाधन है क्या? तो उसका जो ज्ञान है, हमारा आपका जो ज्ञान है, हमारा आपका जो सोच है, हमारा आपका जो बुद्धि है, ये क्या है? यही तो हमें संसाधन में कन्वर्ट करता है, जो हर एक व्यक्ति के पास एक जैसा नहीं हो सकता है। ठीक ना? तो हर एक व्यक्ति के पास ये अलग अलग होगा। कोई मान लो रिसर्च स्कॉलर है, अब इसीलिए अर्थव्यवस्था में 5 सेक्टर होते हैं ना विशाल भदौरिया जी। पहले अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर ही पढ़ते थे, अब अर्थव्यवस्था में 5 सेक्टर पढ़ते हैं। ठीक ना? क्योंकि जो हाई स्किल्ड का सोच रखता है, जो हाई स्किल की प्रशासनिक दक्षता रखता है, वो तो हर एक की अलग अलग क्वालिटी होती है। अब कोई मान लो कि खेती करता है या कुदाल चलाता है, वो उसकी क्षमता है, लेकिन वो भी तो संसाधन है ना, क्योंकि वो कुदाली तो चला पाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। हाँ, ये किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या संसाधन में किस पर बदलेगी, ये आप खुद सोचो। आप ही के गांव में कोई परिवार अधिक शिक्षित है,
कोई परिवार कम शिक्षित है, भदौरिया जी, तो आप देखते होंगे कि जिस परिवार में शिक्षा अधिक है, स्वास्थ्य बेहतर है, तो वहां पर उस पर पैसा अधिक खर्चा होता हो, तो जाहिर सी बात है कि उस परिवार की आउटपुट, उसकी कौशल विकास अधिक होते हैं। तो ये कोई भी देश राज्य की जनसंख्या संसाधन है या बोझ है, ये इस पर निर्भर करेगा कि उस पर खर्च कितना होता है, ठीक है ना। अब आ जाओ कि संसाधन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि वितरण के आधार पर संसाधन दो प्रकार का है, एक सार्वभौमिक संसाधन और एक स्थानिक संसाधन। तो यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जो स्थानिक संसाधन होते हैं, जो रीजनल संसाधन होते हैं, स्थानिक संसाधन जो होते हैं, उनकी जो उपलब्धता होती है, उपलब्धता करने करता है कि किसी प्रदेश में वो अधिक होते हैं, कहीं पर कहीं कम होते हैं। जैसे भारत में ही आप एग्जाम्पल ले लो कि जैसे लौह अयस्क है, ठीक है ना, एग्जाम्पल से आप इसको समझो कि जैसे लौह अयस्क है, क्या भारत में सभी जगह पाया जाता है? ये नहीं पाया जाता है। तो भारत में जो लौह अयस्क का वितरण है, क्या सभी जगह है? एक समान नहीं है। ये भारत के कुछ राज्यों में है, जैसे आप देखोगे झारखंड में है, उड़ीसा में है, कुछ ये आपको मिलेगा जो आंध्र प्रदेश में है वहां पर मिलेगा, कुछ आपको ये जो महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, तो एक कॉरिडोर में मिलता है। कोई भी खनिज आप देखोगे तो आप इसको समझोगे। तो ये जो संसाधन स्थानिक होते हैं और स्थान विशेष पर मिलते हैं, ये किन पर निर्भर करता है? तो संसाधन का वितरण या उपलब्धता एक भूगर्भिक संरचना पर निर्भर करती है और दूसरा भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक संरचना का अर्थ है कि किस प्रकार के चट्टानों का क्षेत्र है। जैसे आप भारत के संदर्भ में पढ़ते होंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, इस तरीके से आप पढ़ते होंगे। और उसमें आप पढ़ते होंगे कि जो भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, उसमें मेटेलिक खनिज मिलता है। जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, उसमें भी कुछ मेटेलिक कुछ नॉन मेटेलिक खनिजें मिलती है। जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, उसमें चूना पत्थर, बालू का पत्थर, ये सब मिलता है। तो ये जो भूगर्भिक संरचना होती है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, वो संसाधन के उपलब्धता और वितरण को प्रभावित करता है। इसी तरीके से जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और फिर कोयला है, ये सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है, अवसादी चट्टानों में मिलता है। तो जहां पर सेडिमेंट्री रॉक होगा, फॉसिल्स का उसमें दफन होगा, वो हजारों लाखों वर्षों के बाद क्या होंगे? जाकर फॉसिल्स फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस पर निर्भर करता है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है प्रदेश विशेष का, वो संसाधन की उपलब्धता को निर्धारित करता है। दूसरा भूगर्भिक इतिहास, यानी कि पृथ्वी के उत्पत्ति से लेके और अभी तक का जो समय है, इस समय अवधि को हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। तो जो भी चट्टाने हैं वो कितने पुरातन चट्टान है, उस पर भी संसाधनों का नेचर और उपलब्धता निर्भर करता है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं देता हूं कि कोयला जितना ही पुराना होता जाएगा, उतना ही उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ते जाएगी और नमी की मात्रा कम होते जाएगी। और कोयला में जितना ही कार्बन की मात्रा अधिक होगी, वो उतना ही उच्च कोटि का कोयला होता है, हाई क्वालिटी का होता है। और ये किस पर निर्भर कर रहा है? तो जितना अधिक पुरातन होगा कोयला, जितना वो भूमि के नीचे हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक दफन रहेगा, उतना उसमें क्वालिटी इनरिच करते जाती है। तो जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री होता है प्रदेश विशेष का, उस पर भी ये निर्भर करता है। फिर जलवायु जो है, यानी कि जो तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, ये भी संसाधन को निर्धारित करता है। खासकर जो मृदा संसाधन है, इस संदर्भ में ऊंचाई, एल्टीट्यूड और चट्टानी संरचना, इसको आप इस संदर्भ में समझ लेंगे। तो जब आपको ये प्रश्न मेंस में लिखना हो कहीं पर कि जो स्थानिक संसाधन है वो प्रदेश विशेष में ही मिलते हैं, या संसाधन वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप इसी तरीके से एग्जाम्पल दे दे के इन पॉइंट के सहारे आप इसको एनालिसिस करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हो जाएगा संसाधन संरक्षण क्या है, यानी कि कंजर्वेशन, संसाधन संरक्षण क्या है।
तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि संसाधन क्या है, दूसरा हम लोग आए संसाधन के क्लासिफिकेशन में, तीसरा सेक्शन इसमें जो की सेक्शन था उसमें था कि संसाधन वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, और अभी हम लोग जा रहे हैं कि संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधनों का सफलतापूर्वक यूज करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या है कि संसाधन संरक्षण कहलाता है। हालांकि ये बहुत नॉर्मल परिभाषा है, क्योंकि हम अभी 8 क्लास के स्टैंडर्ड के चीजों को पढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार की चीजें बच्चों को बताई जाएगी। आप लोग बच्चे नहीं हैं, बूढ़े हैं, मुझे पता है, लेकिन यहां पर क्या है कि संसाधनों का सफलतापूर्वक यूज करना। इसका अर्थ सफलतापूर्वक का यूज करने का अर्थ ये होता है कि हम इस तरीके से यूज करें कि संसाधन का मिस यूज ना हो। जैसे कई बार होता है कि हम घरों में पंखा चलते वैसे छोड़ देते हैं, पानी के नल को खुले छोड़ देते हैं, ये मिसयूज होता है। तो हम मिसयूज ना होने दें, जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से यूज करें, वो सफलतापूर्वक। और नवीकरणीय होने के लिए समय दें, यानी कि जो संसाधन हम यूज कर रहे हैं इस तरीके से करें कि उनको फिर से नवीकृत होने के लिए समय मिले। इसका अर्थ है कि बहुत तेजी से हमें संसाधन यूज नहीं करना है, ठीक ना, बहुत तेजी से हमें संसाधन यूज नहीं करना है, यानी कि इस तरीके से करना है ताकि उन्हें नवीकरण होने के लिए समय मिल जाए। तो ये जो 2 पॉइंट है इसमें, वो क्या है, संसाधन संरक्षण का दृष्टिकोण है। हालांकि यहां पर एक पॉइंट और निकल कर आएगा इससे, जो आगे के क्लास में आप पढ़ेंगे कि हमें संसाधन संरक्षण की जरूरत क्यों है। तो इसका उत्तर तो बहुत सीधा है, लेकिन बहुत एंगल से जोड़कर देखना होगा। तो ये संसाधन, अब संसाधन संरक्षण के तरीके क्या हैं वो आप देखिए। तो व्यक्तिगत स्तर पर उपयोग को कम करके, यानी हम आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी संसाधन का उपयोग कम करके, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है, जो विकास के लिए जरूरी है उसका यूज करें, अनावश्यक बर्बादी ना करें। तो वो क्या हो जाएगा, हमें संसाधन संरक्षण की ओर ले जाएगा, यानी व्यक्तिगत स्तर पर हम यूज कम करें। जन जागरूकता लाकर, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन या किसी संसाधन के संरक्षण में जन जागरूकता सबसे बड़ी चीजें होती, खासकर जैसे जल संसाधन है उसके संरक्षण में, मृदा संसाधन। तो खासकर जल जैसे जो संसाधन है जो बहुत ही जरूरी है, विश्व में वाटर क्राइसिस बहुत तेजी से राइज कर रहा है, इसके लिए जन जागरूकता और प्रत्येक प्रकार के संसाधन का हम यूज कैसे करें, कैसे उसे संरक्षित करें, इसके लिए लोगों में अवेयरनेस लाना, चेतना लाना बहुत जरूरी है। वस्तुओं का पुनर्चक्रण कर, यानी कि हम ऐसे उत्पाद तैयार करें जिसको हम दोबारा प्रयोग में ला सके, वेस्ट मटेरियल को फिर से यूज में लाना, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है वस्तुओं का पुनः उपयोग के द्वारा, रीयूज के द्वारा। इसीलिए आप देखेंगे भारत में जो प्लास्टिक अधिनियम लाया गया है उसमें क्या हुआ है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण क्या होता है कि इसका लंबे समय तक एनवायरनमेंट पर प्रभाव रहता है, इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत में बैन कर दिया गया है, जुलाई से लागू हो जाएगा। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देकर, ये क्या है इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देकर हम संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। अब है संपोषणीय विकास क्या है। हालांकि इसमें 4 ही 5 पॉइंट है संसाधन संरक्षण के तरीके, लेकिन जब आप आगे के क्लास में जाएंगे तो फिर क्या होगा कि और पॉइंट सब आएगा, संसाधन संरक्षण के तरीके क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब है कि सतत और संपोषणीय विकास क्या है। किसी ने कमेंट शुरू में लिखा था कि आज तक सतत पोषणीय या संपोषणीय विकास समझ में नहीं आया, तो जो कमेंट में लिखा था ध्यान से सुनेगा। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या है, सतत पोषणीय विकास कहलाता। अर्थात संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करें ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी का विकास हो बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये एक लंबे समय से विकसित हुआ है
और देखो इसका अर्थ ये होता है, अब आप उस डिफिनेशन पर ना जाके हमारे मुखारबिंद से सिंपल शब्दों में समझो। सतत पोषणीय विकास के लिए हम लोग कई शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम लोग सतत पोषणीय विकास यूज करते हैं, धारणीय विकास यूज करते हैं, संपोषणीय विकास भी यूज करते हैं। तीनों समानार्थी शब्द है। और इंग्लिश में इसके लिए एक ही शब्द यूज होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द जो है ये बेसिकली मूल रूप से 1987 में ब्रटलैंड कमेटी का एक रिपोर्ट आया था, जो यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा गठित किया गया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जो धारणीय विकास या संपोषणीय विकास है वो क्या है। तो ये संसाधन के उपयोग और उसे प्रबंधन करने का क्या है, एक वैज्ञानिक उपागम है। इसमें यह बताया गया है कि हमें संसाधन का प्रयोग इस तरीके से करना चाहिए ताकि वर्तमान जनरेशन, हमारा आपका जो ये जनरेशन है, वर्तमान जनरेशन का विकास तो हो ही, साथ ही संसाधन भविष्य यानी हमारा जो आने वाला जनरेशन है उसके लिए भी बचा रहना चाहिए। इसे हम सतत पोषणीय या संपोषणीय विकास कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भविष्य के कीमत पर वर्तमान का विकास नहीं होना चाहिए। क्या अर्थ निकला कि धारणीय विकास, पोषणीय विकास या संपोषणीय विकास संसाधन प्रबंधन की एक वैज्ञानिक उपागम है या प्रक्रिया को व्यक्त करता है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का हमें इस प्रकार यूज करना है कि हमारे वर्तमान जनरेशन का विकास तो हो ही, साथ ही साथ संसाधन आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए भी बचा रहना चाहिए। अर्थात भविष्य के कीमत मूल्य पर हमें वर्तमान का विकास नहीं करना चाहिए। ये सतत पोषणीय या संपोषणीय विकास। इसका अर्थ है इसमें संसाधन के संरक्षण का दृष्टिकोण है, इसमें संसाधन के इंट्रा जनरेशन अंतर पीढ़ी ट्रांसफर का दृष्टिकोण है, इसमें संसाधन के पुनः पूर्ति का दृष्टिकोण है, इसमें संसाधन के चक्रण का दृष्टिकोण है, इसमें लैंगिक समानता का दृष्टिकोण है, इसमें गरीबी उन्मूलन का दृष्टिकोण है, इसमें सामाजिक न्याय स्थापित करने का भी दृष्टिकोण है। ये सतत पोषणीय या संपोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि हम जो भी सामाजिक आर्थिक विकास की नीति अपनाते हैं उसमें पर्यावरण और प्रकृति का ध्यान रखना, मानवीय विकास और प्राकृतिक विकास, पर्यावरणीय विकास के मध्य सामंजस्य ही क्या है, धारणीय या संपोषणीय विकास है। ये है। अब है कि संपोषणीय विकास के सिद्धांत क्या है, यानी कि हमने जो अभी सतत विकास या धारणीय विकास का आपको परिभाषा बताया या उसमें जो चीजें शामिल है वो बताया, हम उस तरफ कैसे जा सकते हैं, हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं वो। तो इस संदर्भ में आपको एक चीज और थोड़ा सा हम लिंक करके बता देते हैं कि पहले एक था जिसको हम लोग कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था इसको सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कहते हैं। अब ये हो गया है बेसिकली क्या, सतत विकास लक्ष्य हो गया, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया है। किसका है ये, तो संयुक्त राष्ट्र का है। और इस सतत विकास लक्ष्य के तहत 17 पॉइंट शामिल हैं, 17 पॉइंट शामिल हैं। और इन 17 पॉइंट को 15 वर्षों में यानी 2015 से लेके 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो हम किस तरीके से सतत विकास की ओर जा सकते हैं या किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो पहला है पॉइंट इसमें कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता का संरक्षण, यानी कि इस अर्थ पर जो लाइफ की डाइवर्सिटी है, प्लांट की यानी फ्लोरा और फौना, इन सब का हमें क्या करना है, संरक्षण। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम करना, यानी कि हम जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं या हमारे सामाजिक आर्थिक विकास के कारण जो प्राकृतिक पर्यावरण पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है
उसे कम से कम करना। फिर जीवन के सभी रूपों का आदर करना और उसकी देखभाल करना, तीसरा। चौथा है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। हम अपने लाइफ स्टाइल की गुणवत्ता को बढ़ाएं, तो ना केवल ये जीवन जीने की गुणवत्ता, बल्कि ये सोच के स्तर पर भी होना चाहिए कि हम किस तरीके से पर्यावरण का संरक्षण करें ताकि हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। प्राकृतिक संसाधन के ह्रास को यानी लॉस को कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, यानी कि हमारा आपका जो प्रकृति के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार होता है वो किस तरीके से होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। कई बार हम प्रकृति के ऊपर बहुत क्रूर कार्य करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम फ्रेंडली व्यवहार करें, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, यानी कि जो कम्युनिटी है तो उनको इस तरीके से योग्य बना, उसमें क्षमता विकास करें, सोच डेवलप करें कि वो अपने आसपास का जो पर्यावरण है वो उसका संरक्षण करें, संवर्धन करें। फिर है संसाधन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता लाना, पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी कहते हैं, प्रौद्योगिकी का आविष्कार और बढ़ावा। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकता है जो हमारे आपके सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक तो हो ही, साथ ही साथ पर्यावरण की गुणवत्ता उसके मेंटेनेंस में सहायक हो, बढ़ाने में सहायक हो, वो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी कहलाता है। यानी कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, नगरीकरण के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में हम ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें जो हमारे लाइफस्टाइल को आरामदायक बनाए, जीवन के गुणवत्ता को बढ़ाए, साथ ही साथ पर्यावरण की गुणवत्ता को भी मेंटेनेंस करे, बढ़ावा दे, वो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आता है। जैव विविधता का संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की नीति में पर्यावरण को स्थान देना, यानी कि जो भी हम सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट की नीति बनाते हैं उसका पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको ध्यान में देखना। इसका अर्थ यह आप एग्जाम्पल से समझो कि जैसे कहीं पर हम एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करते हैं, तो जल विद्युत परियोजना जब हम स्थापित करते हैं तो निसंदेह इसका इम्पैक्ट पर्यावरण पर होता है। बड़े पैमाने पर क्या होता है, निर्वनीकरण होता है इससे। दूसरा क्या होता है कि हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है। तो जब निर्वनीकरण हुआ, जलमग्न भूमि हुई है, उसका इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा, और जो पर्यावरण को लॉस हुई है इस जल विद्युत परियोजना का स्थापना होने से, हम उसको फिर कैसे प्राप्त करें। अगर हम इसका स्थान नीति निर्माण में रखते हैं तो ये होता है पर्यावरण को स्थान देना है नीति निर्माण में। फिर है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून और अभिसमय का पालन करना, यानी कि हमने जो राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बनाए गए हैं, हम अगर उसका पालन करते हैं तो फिर क्या होगा, प्रकृति के तत्वों का, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। संसाधनों के अनावश्यक बर्बादी को रोकना, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बिल्कुल हमें केयरफुल होना चाहिए संसाधन के प्रति कि उसकी अनावश्यक बर्बादी ना हो। संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना कि उसे पुनः पूरित होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके, और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, जो अभी मैंने आपको बताया कि 2015 से लेके 2030 तक के लिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। हालांकि एनसीईआरटी में इतने पॉइंट नहीं दिए हुए थे, हमने इसमें बहुत सारे पॉइंट अपने तरफ से आपको ऐड करके बता दिए हैं ताकि आपको कभी लिखना हो कि सतत विकास क्या है और सतत विकास के लक्ष्य को हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। इसलिए तो ये सतत विकास लक्ष्य, और सतत विकास लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये आपके सामने रहा। अब यदि आपका कोई प्रश्न है इससे संबंधित, आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आया सभी को सतत विकास किसको कहते हैं, संसाधन संरक्षण क्या है, और हम सतत विकास की ओर कैसे जा सकते हैं, किस तरीके से उसको प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक संसाधन इंसान की बात है, जिसके भी मन में है, ये आप ध्यान से देख लीजिए
कि कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, पद पर है, वही संसाधन वाला व्यक्ति है। मैंने क्या कहा, एक आम व्यक्ति भी संसाधन है। आपका जो सोच है ना, ये भी तो एक संसाधन है। हमारी सोच जो होती है ये भी संसाधन है, क्योंकि हमारे सोच पर ही सब कुछ निर्भर करता है। हमारी सोच एक क्या करता है, सुपर कंप्यूटर को बना सकता है, और हमारी सोच डिस्ट्रक्शन की ओर भी जा सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में वो संसाधन है। हम सरकारी नौकरी में नहीं है, लेकिन क्या मैं संसाधन नहीं हूं? आपको बता रहे हैं, आपको चीजें समझा रहे हैं, आप भी अपने आप में संसाधन है। हर एक व्यक्ति है, बस क्या होता है ना कि संसाधन की क्वालिटी अलग अलग होगी। किसी में अच्छी क्वालिटी, किसी में थोड़ा सा कम, डिफरेंट निवेश, डिफरेंट क्वालिटी। ये तो आप भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस समाज के ऊपर, जिस राज्य की जनसंख्या के ऊपर और जिस देश की जनसंख्या के ऊपर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में जितना निवेश होगा, उतना ही वो परिवार, वो समाज, वो गांव, वो राज्य, वो राष्ट्र अधिक संसाधन फुल होता जाएगा। जितना कम होगा उतना कम होगा, क्योंकि संसाधन बनना जो है ये निर्भर करता है हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे नॉलेज के ऊपर, सभी पर। क्लियर है? तो चलो, सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। कल आपसे मुलाकात होगी 8 क्लास एनसीईआरटी के दूसरे टॉपिक में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स है, धन्यवाद है और गुड नाइट भी है।